हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग DBMS में आगे बढ़ते हुए PL SQL पढ़ेंगे। PL SQL क्या है तो देखें। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एज PL SQL बेसिक्स। एज यू नो, द SQL इज ए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड इट emphasizes what should be done rather than how to do it. For example, in case of select statement, rows are retrieved and displayed based on the query. User need not know how the records were retrieved. The third generation languages like C, Pascal, Fortran, etc. are procedural languages. They implement a step-by-step algorithm to solve a particular problem. The power of third generation language is due to its feature like conditional statements and looping constructs. These features can be used to write very complex programs with ease. The PL/SQL combines the power of 3GL, cursors, and SQL. This makes PL/SQL very powerful language to develop useful software. In most cases, PL/SQL programs contain SQL statements, though it is not mandatory. All Oracle development tools use PL/SQL as its native language. It is a block structured language and the program is divided into separate logical blocks. Programs written in PL/SQL may be transported across any host environment and Oracle development tools. ठीक है, मतलब ये है सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये है कि चूंकि आप लोग SQL पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़े हैं, ये किस तरह की लैंग्वेज है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, कौन सी? C पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो C क्या है? एक तरह से प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो उसके जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेज हैं उनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप क्या यूज करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं और लूप स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इनका यूज करके आप आसानी से, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को भी आसानी से आप बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि इसमें क्या है कि SQL में आप लोग क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो जैसे हमें क्या करना है कि किसी टेबल से हमें रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, तो सीधे सीधे आप सेलेक्ट कमांड इशू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीधे सीधे आपने इशू कर दिया, कमांड इशू कर दिया और आपने सेट ऑफ रोज रिट्रीव कर लिए या डिस्प्ले होके आपको आ जाते हैं जो भी आपको चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है, मतलब इसको कैसे रिट्रीव किया जा रहा है ये आपको पता नहीं। सीधे सीधे आपने रिट्रीव कर लिया, कैसे रिट्रीव हो रहा है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे वाला कॉन्सेप्ट किसमें से है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में, जिसमें से कैसे का मतलब है किसी भी कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है उसको हमें कैसे अचीव करना है। तो कैसे अचीव करने के लिए उसमें से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज करके आप उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे अचीव करना है आसानी से आप कंप्यूटर को बता देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा देंगे तो आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ये कैसे, ठीक है, कैसे और क्या करना है, ये दोनों का फीचर्स मिला दिया। तो इस तरह से फीचर्स मिलाने के बाद एक लैंग्वेज डेवलप हुई, उसको बोलते हैं PL/SQL। ठीक है, PL/SQL का मतलब क्या है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के फीचर्स और प्लस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के फीचर्स दोनों के पावर का कॉम्बिनेशन है। क्या है? PL/SQL लैंग्वेज। ठीक है, तो PL/SQL लैंग्वेज क्या है कि इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देखें लास्ट में लिखा, प्रोग्राम्स रिटन इन PL/SQL may be transported across any host environment and Oracle development tools। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी पढ़ चुके हैं आप, जैसे C पढ़ चुके हैं, फोर्थ जनरेशन भी पढ़ चुके हैं, SQL है, दोनों के बारे में जान चुके हैं और दोनों के फीचर्स को आपको यूज करना है। दोनों के फीचर्स को यूज करके आप ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। किसका यूज करके? इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। किसका यूज करके? PL/SQL का। ठीक है, तो इसकी कुछ इसमें से कुछ लिखने का सिंटेक्स अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और SQL दोनों के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं इसमें से। ठीक है, तो देखें PL/SQL स्टेटमेंट्स। PL/SQL प्रोग्राम is composed of one or more logical statements.
ऑल PL SQL स्टेटमेंट्स आर आइदर प्रोसीजरल और SQL स्टेटमेंट, मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे किसमें से, PL SQL में के प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो या तो प्रोसीजरल होंगे या SQL स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स इंक्लूड वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप करते रहे सी में क्या किए हैं, किसी भी वेरिएबल को यूज करने के पहले आपको डिक्लेयर करना होता था, तभी उसका यूज कर सकते हैं या तभी उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यही सारा इसमें इंक्लूड करना है आपको। क्या है प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, और सेमी कॉलन डिलिमिटर, सेमी कॉलन हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से डिलिमिटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से लिख दिया है अ सेमी कॉलन डिलिमिटर टर्मिनेट्स आ स्टेटमेंट्स हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए कौन सा डिलिमिटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर PL SQL में सेमी कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, तो PL SQL इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और इसके स्टेटमेंट्स को क्या है, मतलब लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अप टू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस। ठीक है, कौन कौन से, डिक्लेयर सेक्शन, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन एंड एक्सेप्शनल सेक्शंस, 3 सेक्शंस हैं। तो डिक्लेयर एंड एक्सेप्शन सेक्शन आर ऑप्शनल, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ PL SQL प्रोग्राम। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ PL SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, मतलब बेसिक सिंटैक्स जो दिया गया है PL SQL स्ट्रक्चर का ये है। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है, 3 सेक्शन बताए गए हैं आपको, एक डिक्लेयर सेक्शन, दूसरा एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, तीसरा एक्सेप्शन सेक्शन, और इसमें से 2 सेक्शन ऑप्शनल, डिक्लेयर और एक्सेप्शन। डिक्लेयर में क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कर्सर्स एंड अदर डिक्लेरेशन यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उनका जो यूज होना है, कहाँ पर यूज होना है, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में यूज होना है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, डिक्लेयर सेक्शन में और बिगिन सेक्शन में ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स होंगे, कौन से, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगे। इनमें से दोनों स्टेटमेंट शामिल होंगे, कौन कौन से, SQL के भी हो सकते हैं और प्रोसीजरल के भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन ये क्या है, एक्सेप्शन हैंडलर सेक्शन है। इसमें से क्या है, कुछ एक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं आपको कोई पता है कि इस तरह की एरर आ सकती है, तो उस तरह की एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लास्ट में इंड है। ठीक है, ओके, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर PL SQL स्टेटमेंट्स का। तो अब हम चलते हैं, देखें जैसे एक आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है, मान लेते हैं, तो PL SQL में आपको प्रोग्राम लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चूंकि आपने DBMS लैब में पढ़ा है तो हो सकता है जैम्प सर्वर का यूज किए हो, तो हम यहाँ पर जैम्प सर्वर का यूज करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माई SQL प्रॉम्प्ट में जाना होगा। ठीक है, तो SQL प्रॉम्प्ट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पर आना है, कहाँ पर आना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आए हैं, देखें ये पर आ गए। अब यहाँ पर आपको CD फिर ये लिखना है, CD कमांड यूज किया है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। वो डायरेक्टरी कहाँ पर जाना है आपको, जहाँ पर आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे जैम्प में, और उसके बाद माई SQL फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद बिन फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पाथ है आया है। तो जैसे ही हमने क्या किया, CD चेंज करके यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में चले गए जहाँ पर MySQL है। ठीक है, MySQL बिन, यहाँ पर ये फोल्डर ये प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब चूंकि कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखें MySQL। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद क्या करेंगे, डबल हाइफन, ठीक है, फिर यूजर, फिर यूजर नेम रूट लिख देंगे। ठीक है, फिर स्पेस, फिर डबल हाइफन, फिर पासवर्ड इंटर कर देंगे। ठीक है, देखें अब आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, तो चूंकि रूट यूजर में जा रहे हैं तो उसमें से पासवर्ड, चूंकि इसमें से क्या है, MySQL में ब्लैंक है, तो इंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, इंटर की प्रेस करेंगे, तो इंटर की प्रेस करने पर देखें पर यहाँ पर आ गया MariaDB प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है,
तो अगर आप माई एसक्यूएल सर्वर का यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर एसक्यूएल आ जाएगा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हम जेम्प सर्वर का यूज करके हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मारिया डीबी ये प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट आने के बाद अब आपको कुछ सेट करना होगा, ठीक है। सेट करते हैं क्योंकि देखें चूँकि आपको PL/SQL प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पर सेट करेंगे। देखें सेट करेंगे, फिर लिखेंगे सेशन, ठीक है, सेट सेशन, फिर SQL, फिर अंडरस्कोर, फिर लिखेंगे मोड, ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर लिखेंगे ओरेकल, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है सेमीकोलन, ये क्या है, डिलिमिटर, अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये टर्मिनेट कर रहा है स्टेटमेंट। तो सेट सेशन SQL मोड इक्वल टू ओरेकल, यहाँ पर आप क्लियर लिखने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद इंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो लिख कर आ गया क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है, इतना सेकेंड, ठीक है। फिर से प्रॉम्प्ट आ गया। अब आप PL/SQL के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है आपको। अब चूँकि कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स के हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स कौन कौन से थे आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, जैसे लूप स्टेटमेंट्स हो गए। लूप स्टेटमेंट्स में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से लूप स्टेटमेंट हैं। तो इसमें से आप लूप स्टेटमेंट पढ़े, फॉर लूप पढ़े होंगे, व्हाइल लूप पढ़े हैं, ये सारे के सारे सी में पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर भी हैं। तो इसमें से देखें हमने एग्जाम्पल लिया है। अब सिंटेक्स यहाँ पर ध्यान देना है। हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है। वो प्रोग्राम किस में बनाएंगे, हमने यहाँ पर एडिटर का यूज किया नोटपैड ++, ठीक है। तो आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं। तो नोटपैड ++ हमने क्या लिखा, ये पूरा का पूरा सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिलिमिटर ये, फिर डिक्लेयर सेक्शन देखें, ए किस तरह का है, वेरिएबल है, वो नंबर है। बी क्या है, ये भी वेरिएबल है, नंबर है। ये डिक्लेयर सेक्शन में वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए। अब हमने दोनों को वैल्यू असाइन कर दिया। दो नंबर्स हैं, A = 0, B = 10, और फिर यहाँ पर लूप स्टेटमेंट यूज किया है। तो देखें इसे फॉर लूप यूज किया। तो देखें इसका सिंटेक्स अलग है, सी में कुछ अलग था। फॉर के बाद आप ब्रैकेट का यूज करते थे, उसके बाद लिखते थे, ठीक है। तो इसमें से देखें फॉर I in, ठीक है, रेंज दिया है, यहाँ पर रेंज दिया है। फिर लूप कीवर्ड यूज किया गया है, ठीक है, रिजर्व वर्ड यूज किया गया है, और लूप, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखे गए हैं। कौन कौन से, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखे गए हैं। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक है और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन उसको एंड कहाँ से होगा, उस लूप का एंड होगा जहाँ पर आप एंड लिखेंगे और फिर लूप, ये, ठीक है। तो ये देखें लूप और एंड लूप के बीच में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो किस में है, इस फॉर लूप के अंदर है, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर आप जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, सिलेक्ट द सम, ये कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है। फिर इज, ये क्या है, ये स्ट्रिंग, मतलब कोट के अंदर दिया है कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। फिर इज लिखा हुआ, वो भी कोट्स के अंदर दिया है। फिर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, फिर ए। यहाँ पर आपको ये पूरा लिख कर जब डिस्प्ले कराएंगे तो टर्मिनल में ये पूरा लिख कर आएगा। उसके बाद फिर लिख कर आएगा द सम इज, और फिर ए की वैल्यू लिख के आ जाएगी। ए क्या आया है, मतलब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे थे, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम कराना चाह रहे थे, ठीक है। तो सम कराने के लिए हमने कौन सा यूज किया है, लूप। यहाँ पर यूज किया कि फॉर लूप यूज किया फॉर लूप यूज किया है, ठीक है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स आपने देख लिया। फॉर, फिर वेरिएबल नेम, फिर इन, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। फिर यहाँ पर रेंज दे दिया 1 to जहाँ तक, बी में क्या असाइन किया है 10, तो 1 to 10 तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले I = 1 के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, अप टू 10 के लिए। इसका मतलब क्या है, 10 तक, ये 10 बार ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा। 10 बार एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि आपका सम मिल जाएगा। पहले 1 ऐड करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 2 ऐड कर देगा, फिर 3 ऐड कर देगा, इस तरह से अप टू 10। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, द सम इज यहाँ पर
55 आना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखें इसी प्रोग्राम को हमने क्या यूज किया है, किसमें से वाइल लूप का यूज करके बना रहे हैं। तो वाइल वही है, प्रोग्राम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है। क्या करना है लॉजिक में कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम करना है, ठीक है। सम करने के लिए आपने वही वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, डिक्लेयर किए हैं और उनको यहाँ असाइन कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया। वहाँ पर कौन सा फॉर लूप इस्तेमाल किया था, यहाँ पर वाइल इस्तेमाल किया, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू बी। आई क्या है 1 से लेकर 10 तक के आपको सम करने का था, तो यहाँ पर आई इज 1 असाइन किया है, बी इज 10, तो आई लेस देन और इक्वल टू बी। और फिर वही रिजर्व वर्ड यूज किया गया लूप, और फिर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, लूप और इंड लूप के बीच में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है, वाइल लूप के अंदर ये 2 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। और फिर वही आउटपुट आपको यहाँ पर आउटपुट में आउटपुट लाइन जो लिखा हुआ ये है, ठीक है। तो ये कौन सा 2 लूप हो गए, कौन सा फॉर लूप हो गया आपने पढ़ा, और ये वाइल लूप है। एक और लूप होता है उसको सिर्फ लूप स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी तक आपने फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा और ये लूप स्टेटमेंट है, तो इनफाइनाइट लूप है एक तरह से, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट लूप और इंड लूप के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे देखें सेम है, डिक्लेयर सेक्शन, बिगिन सेक्शन, यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। फिर लूप और इंड लूप के बीच में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। और उनसे बाहर आने के लिए आपको ये एग्जिट स्टेटमेंट यूज करना होगा, और वो एग्जिट कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये लूप स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, वही है लॉजिक। क्या है लॉजिक कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को सम करना है। तो देखो उसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पर लूप स्टेटमेंट का यूज करके किया है। तो यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1, और एग्जिट हो रहा है, कब हो रहा है, जब हमें आई की वैल्यू किससे ग्रेटर हो जाएगा, 10 से ग्रेटर हो जाए। यहाँ पर बी असाइन किए 10, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का ही सम करना है, ज़्यादा का नहीं करना है। तो जब 10 तक के नंबरों का करना है तो तो देखें आप लोग ये पढ़ चुके हैं, 2 लूप पढ़ चुके हैं, फॉर और व्हाइल लूप। इसमें से लूप स्टेटमेंट्स में जो भी अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक लूप और इंड लूप के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हमेशा एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, एग्जिट स्टेटमेंट का यूज करना है उसी के अंदर, और जब वो एग्जिट तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। तो सारा वही है, लॉजिक वही है, मतलब वही क्या है, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखें कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए आपको कौन से पढ़े हैं आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इफ़ को 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं, इफ़ देन, ठीक है, और दूसरा इफ़ देन इल्स, ठीक है, तीसरा इफ़ देन इल्स के अंदर भी एक क्लॉज हो सकता है इफ़। तो 3 तरह के आप पढ़ चुके हैं, और उसी को हम इसमें PL/SQL में देखें क्या किए हैं, यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, इफ़ देन क्लॉज का ही इस्तेमाल किए हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किए हैं, और इसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया है। तो सिंपल है, सिंपल तरीके से बताया गया है आपको कि सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ABC मतलब 3 नंबर असाइन कर दिए हैं, और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कहाँ पर है, बिगिन सेक्शन में, ठीक है, बिगिन में। ये एग्जीक्यूटेबल सेक्शन कहाँ से शुरुआत होता है, बिगिन रिजर्व वर्ड से, ठीक है। तो डिक्लेयर सेक्शन कहाँ से शुरुआत होता है, डिक्लेयर रिजर्व वर्ड से। तो यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं सारे के सारे वेरिएबल। 4th वेरिएबल हमने यूज किया है एल, इसमें से क्या स्टोर किया, लार्ज नंबर स्टोर कर दिया है, और वही आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर देखें ABC 3 वैल्यू स्टोर किए हैं, एक में 0, एक में 1, एक में -10। इसमें से लार्जर वैल्यू कौन सी है, 1 है, B। तो आंसर आपको B मिलना चाहिए, लेकिन उसको हमने कहाँ पर स्टोर कर दिया, किसी वेरिएबल में L,
में स्टोर कर दिया है। और वही वर्ड देखें यहाँ पर सिलेक्ट लार्जेस्ट नंबर इज कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, फिर एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जा रहा है। तो जब मिल जा रहा है लार्जेस्ट नंबर मिल जा रहा है, तो किसका यूज किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया है। तो देखें कैसे, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो हमें किससे चेक करना होगा, ए अगर सी से भी ग्रेटर है तो एल इक्वल टू मतलब लार्ज नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी से ग्रेटर है लेकिन सी से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखें इफ ए ग्रेटर देन बी, देन फिर एक कंडीशन चेक किया है ए ग्रेटर देन सी। तो ये इफ ए ग्रेटर देन बी के अंदर ये देखें फिर से इफ स्टेटमेंट लगा है, ए ग्रेटर देन सी देन ए लार्ज इक्वल टू लार्ज नंबर इक्वल टू ए, और इसी के अंदर अगर ऐसा नहीं है तो लार्ज सी हो जाएगा। तो ये इनर लूप जो है ना, इनर एक तरह से इनर स्टेटमेंट कौन सा आता है, इफ के अंदर एक और इफ क्लॉज है, वो नेस्टेड इफ हो गया, ठीक है। तो उसको क्लोज किया है, यहाँ पर देखें इट इंड इफ यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। फिर आप जब ये नेस्टेड इफ क्लोज हो गया तो फिर उसमें आ गए, मेन में आ गए, मेन इफ में आ गए। तो यहाँ पर फिर इल्स है, ठीक है। इल्स के अंदर फिर देखें इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर बी नहीं है, ए बी से ग्रेटर नहीं है तो नेक्स्ट इफ लगा हुआ है। इल्स के बाद इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से ग्रेटर देन नहीं है और इसका मतलब क्या है, बी ए से ग्रेटर होगा, तो फिर क्या चेक करेंगे कि बी सी से ग्रेटर है तो बी लार्ज हो जाएगा, अगर बी सी से ग्रेटर नहीं है तो सी लार्ज हो जाएगा। तो ये लिखा है, देखें इसके अंदर भी नेस्टेड इफ इस्तेमाल किया गया है, इफ बी ग्रेटर देन सी देन लार्ज इक्वल टू बी इज लार्ज इक्वल टू सी। और ये इनर नेस्टेड इफ यहाँ भी क्लोज हो गया, क्लोज होने इंड इफ यहाँ पर, ठीक है। फिर आउटर इफ यहाँ पर इंड इफ ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, लार्जेस्ट नंबर हमें निकल के आ जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो PL SQL स्टेटमेंट्स जो थे या जो प्रोग्राम आपने बनाया है सिंपल, इसमें से क्या है, किसी भी SQL कोई भी SQL स्टेटमेंट्स यूज नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो डेटाबेस है वो उसका बिना यूज किए हम प्रोग्राम बना दिए हैं, ठीक है। क्या बना दिए हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को सम करने का प्रोग्राम बनाया है, किसमें, PL SQL लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें से 3 तरह के प्रोग्राम बनाए, कौन कौन से, एक में फॉर लूप का यूज किया है, दूसरे में व्हाइल लूप का यूज किया है और तीसरे में लूप का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये चौथा प्रोग्राम बनाया है, ये लार्जेस्ट नंबर का बनाया है, इसमें से कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। जब क्लियर है तो आप आसानी से प्रोग्राम बनाएंगे। आपको असाइनमेंट क्या दिया जाता है, यहाँ पर हमने देखें 4th वेरिएबल यूज किया है, लार्ज, ठीक है, एल नंबर, ठीक है। तो उसी में स्टोर हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, लार्जेस्ट नंबर स्टोर हो जा रहा है और उसके बाद प्रिंट हो जा रहा है। अब हमें एल 4th वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आपके असाइनमेंट में क्या है, 4th वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है और हमें आउटपुट इस तरह से मिल जाना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर इज जो भी लार्जर नंबर हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट मान लेते हैं कि जैसे इस केस में क्या लार्जेस्ट नंबर 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर इज 1, ठीक है। और हमें असाइनमेंट में क्या है कि बिना 4th वेरिएबल का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या करना है आपको, ये नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना लेना है। बनाने के बाद उसको सेव करेंगे। कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। उसके सेव करने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें से नोटपैड में आपने प्रोग्राम बनाया है या नोटपैड प्लस प्लस में, तो उसका नाम देंगे, नाम से सेव करेंगे, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होगा, SQL डॉट, जैसे ABC नाम दिया तो ABC.SQL, SQL नाम से ही मतलब एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे, तभी आप एग्जीक्यूट करा पाएंगे, ठीक है। किसमें एग्जीक्यूट करा पाएंगे, अभी आपने देखा मारिया प्रॉम्प्ट में, मारिया DB प्रॉम्प्ट में, ठीक है। क्लियर। तो अब हम देखें, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो जैसे अभी आपने कौन कौन से प्रोग्राम देखे थे, कौन कौन से देखे हैं, अब कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, कहाँ से देखें, मारिया DB प्रॉम्प्ट में आ गए। अब हमें क्या करना है, इशू कर देना है, कमांड इशू कर देना है, ठीक है। कमांड कौन सा इशू करेंगे, देखें यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने के लिए सोर्स लिखेंगे, ठीक है, सोर्स। फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। कौन सा पाथ देना पड़ेगा, जहां पर आपने इस प्रोग्राम को सेव किया है, किस प्रोग्राम को, .SQL प्रोग्राम, ठीक है। अभी जैसे सम था, सम हमने क्या था, सम प्रोग्राम बनाया था, सम,
ठीक है। तो सम प्रोग्राम बनाया था, तो सम हमने जहाँ पर सेव किया उसका पाथ देना पड़ेगा, तो सी फिर यूजर्स, ठीक है, और फिर यूजर नेम जो भी है आपके टर्मिनल में, ठीक है, तो यहाँ पर देना होगा, फिर फाइल नेम देना होगा। फाइल नेम कौन सा देना होगा, जैसे अभी हमने कौन सा प्रोग्राम एग्जाम्पल बताया था, सम किसका, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम करना था, और फिर उसका एक्सटेंशन क्या बताया था आपने नोटपैड में लिख कर सेव किया है ये, तो sum.sql, ठीक है। तो अभी इसको देखें, रन करा के देखते हैं। देखो अभी जो प्रोग्राम बनाया था आपने वो रन हो गया। देखें ये लिखा था द सम इज कॉन्केटनेशन ऑपरेटर इज और ए, तो ये क्या था, ए वेरिएबल था, तो इसमें से क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम आना चाहिए। तो देखें ये सम आ रहा है, द सम इज 55। 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को आप सम करेंगे तो 55 ही आएगा। उसी का प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। इसी तरह से लार्जेस्ट नंबर का देखें, तो लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम का नाम क्या था, वो आप फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे, सोर्स, और फिर पूरा फाइल नेम दे देंगे, वो पाथ नेम जरूर देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर आएगी। यूजर्स, फिर यूजर नेम जो भी था आपके सिस्टम में जो भी है, ठीक है, तो वो यूजर नेम लिखेंगे, और जहाँ पर भी आप मतलब किस नाम से सेव किया है, तो मान लेते हैं ये क्या नाम था, लार्जेस्ट नंबर का था biggest.sql, इस नाम से सेव था। देखें biggest.sql नाम से सेव था, तो अब इसमें से देखें यहाँ पर लिखेंगे biggest.sql, ठीक है, और इसको इंटर कर देंगे। देखें इंटर कर देंगे, तो अब इसमें से हमने कौन से नंबर दिए थे, 3, 0, 1, -10, तो उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन है, 0, 1, -10 में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 1 है। देखें 1 आ गया, लार्जेस्ट नंबर इज 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट स्ट्रिंग है, ये कॉन्केटनेशन ऑपरेटर था, ये क्या था, वेरिएबल एल में हमने स्टोर किया था लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 1, ठीक है, ओके। ये 1, 0, 1 और -10 में कौन सा लार्जेस्ट हो गया, ये है 1 है, तो वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब PL/SQL प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें से देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए वे फॉर योर प्रोग्राम टू सिलेक्ट मल्टीपल रोज ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड देन प्रोसेस ईच रो इंडिविजुअली। तो इसमें से क्या है, PL/SQL कर्सर्स। हमने अंडरलाइन से जो दिया है शो किया है, इसका मतलब अंडरलाइन का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का वही आंसर सही है, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हिच स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ कंडीशन होल्ड्स ट्रू, ठीक है। मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं। कब तक एग्जीक्यूट होते हैं, जब तक कोई कंडीशन ट्रू बनी रहती है, ठीक है। तो ये किस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा लूप, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, आइट्रेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसमें बी ऑप्शन सही है, सेकंड का बी ऑप्शन सही है, आइट्रेशन स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इल्स क्लॉजेज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन एन इफ क्लॉज, इफ क्लॉज के अंदर, ठीक है, कितने इल्स क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी ये भी दे दिया, दैट इज नॉट नेस्टेड, इसका मतलब ये इफ ये नेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने इल्स हो सकते हैं, इफ क्लॉज के अंदर एक ही इल्स हो सकता है, अगर नेस्टेड है तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे इल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, इसमें से क्या है, नहीं, इसमें नेस्टेड के लिए मना कर दिया, दैट इज नॉट नेस्टेड, तो इसमें से क्या है, थर्ड का ए ऑप्शन ही सही, एक ही इल्स क्लॉज, ठीक है। इफ के अंदर एक ही इल्स क्लॉज होगा, कई सारे नहीं हो सकते, ठीक है। व्हिच ऑपरेटर टेस्ट सेट मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है, इन ऑपरेटर है, ठीक है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन सही है। फिफ्थ में चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर अवेलेबल इन PL/SQL, तो इसमें से कितने हैं लिटरल्स क्या है, 5 लिटरल्स कौन क्या होते हैं, ये आपको यहाँ समझा दिया गया है। कौन सा, PL/SQL सपोर्ट्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स एंड डेट एंड टाइम लिटरल्स, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने टाइप्स ऑफ लिटरल्स हो गए, 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स हो गए। व्हिच इज अ सिंपल
और कंपाउंड सिंबल दैट हैज ए स्पेशल मीनिंग टू PL/SQL। तो इसमें से आंसर है डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स जैसे अभी हमने बताया था क्या, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेशन का काम करता है, ठीक है। तो इनको सेमी कॉलन हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, ये हाइफन करेक्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, डिलिमिटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर डिलिमिटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी देखें, डिलिमिटर के अंदर ही एक्सप्लेन किया है। डिलिमिटर ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार, ये क्या है, PL/SQL में ये रिप्रेजेंट करता है जो मल्टीपल लाइन कमेंट दे रहे हैं, वो बिगिन यहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश दे रहे हैं। तो यहाँ ये इसके अंदर जितने भी लाइन लिखेंगे वो कमेंट माने जाएंगे। कमेंट का मतलब जब भी एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होगा, डबल हाइफन आप लिख देंगे तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। डबल हाइफन के बाद जो भी लिखेंगे तो वो क्या कंपाइलर समझेगा कि ये सारा का सारा क्या है, कमेंट है उस लाइन का, सिंगल लाइन कमेंट है, तो उस लाइन को इग्नोर कर देगा, वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो वही डिलिमिटर्स आर सिंबल्स विथ स्पेशल मीनिंग टू PL/SQL, दे आर यूज्ड टू सेपरेट आइडेंटिफायर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड, फायर्ड व्हेन सर्टेन एक्शंस और इवेंट अकर, ट्रिगर। सेवेंथ का ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एरे इन अदर लैंग्वेजेस बिकम वेरेज इन PL/SQL, बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर, ठीक है। एट्थ का ए ऑप्शन सही है। एरे क्या है, एरे आप लोग पढ़ लेंगे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही इसमें भी है, उनको यहाँ पर बोलते हैं वेरेज, ठीक है। हाउ मैनी नेस्टेड इफ क्लॉजेज कैन बी इंक्लूडेड विद इन एन इफ के अंदर कितने इफ क्लॉज को नेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। हाउ मैनी नेस्टेड इफ क्लॉज, ठीक है। इफ के अंदर कितने सारे इफ हो सकते हैं, इफ के अंदर दूसरा इफ हो सकता है, उसके अंदर दो तीसरा हो सकता है, उसके अंदर चौथा हो सकता है, इस तरह से स्ट्रक्चर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 0 15 ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी पर, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है और कैसे आपको डेवलप करना है, ठीक है। तो कितने इफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं, PL/SQL कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, बिल्कुल सही है। 10th का ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, मतलब इसमें से जितने भी कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपर केस में ही लिखें, लोअर केस में भी ले सकते हैं, अपर केस या लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। Which of the following sections of PL/SQL program are optional? तो इसमें ऑप्शनल क्या बताया था जब हमने बेसिक बताया था PL/SQL बेसिक में, मतलब डिक्लेयर जब सेक्शन बताया था स्ट्रक्चर का, कौन कौन से सेक्शंस, 3 सेक्शंस बताए थे, एग्जीक्यूटेबल, डिक्लेरेटिव सेक्शन और एक्सेप्शन सेक्शन। तो इसमें से कौन सा बताया था कि कौन कौन से ऑप्शनल हैं, डिक्लेरेटिव सेक्शन और एक्सेप्शन हैंडलर सेक्शन, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही, बोथ बी एंड सी। तो नेक्स्ट है, द बेसिक प्रोग्रामिंग यूनिट ऑफ द PL/SQL कोड इज, बेसिक प्रोग्रामिंग यूनिट कौन सी है, प्रोसीजर, वो भी नहीं है, मॉड्यूल नहीं, ब्लॉक, ठीक है। क्या ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, 12th का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका PL/SQL हो गया। अब इसका यूज करके आपको प्रोग्राम बनाने हैं, जैसे अभी हमने बताया था क्या कि बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम बनाना है, 3 में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लेकिन उसमें से 4th वेरिएबल का इस्तेमाल करके हमने एग्जाम्पल बताया था, आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो ओके, तब आगे नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।